हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जेईई एडवांस का सिलेबस कैसे ख़त्म किया जाए ईज़िली। ये दोनों मैंने यहाँ पर चैप्टर या सिलेबस बोलिए एनसीईआरटी से लिख के रखा हुआ है। ये क्लास 11th का है और ये क्लास 12th का है। पहली बात तो ये क्या जेईई मेन और जेईई एडवांस का क्या सिलेबस एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका आंसर कंप्लीट नो है। हमें एक अच्छा बुक ज़रूर फॉलो करना होगा। जो लोग कोचिंग में जाते हैं बढ़िया वो लोग वहाँ का कोचिंग मटेरियल फ़ॉलो करें, और जो कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं उन लोग के लिए बुक ही सबसे बड़ा हेल्पर है। बुक के बारे में लास्ट में मैं बताऊंगा कि हमें कौन सा बुक लेना चाहिए और उस पर सॉल्व करना चाहिए। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को कंप्लीट कैसे करना है। अगर सिलेबस देखा जाए, जैसे 11th का सिलेबस देखा जाए, तो सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस ये अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस ये सब इंटरलिंक्ड हैं। सेट ही रिलेशन ही सेट है एंड फंक्शन ही रिलेशन है, तो इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। हम लोग सबसे पहले सेट पढ़ेंगे, फिर रिलेशन पढ़ेंगे, फिर फंक्शन पढ़ेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, बहुत लोग इसको ट्रिगोनोमेट्री बस बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री समझते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और मैं भी यही मानता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री को फंक्शंस को हम लोग को फंक्शंस में ही कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछता है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में से 3 तरीके का रहता है। एक तो इसका मॉडिफिकेशन वाला, और दूसरा जो इसका ग्राफ का जो क्वेश्चन रहता है वो फंक्शन में डालते हैं, और वो क्वेश्चन रहता है सेट निकालना, डोमेन निकालना, रेंज निकालना। तो पहले हम लोग को ये सब इसी के साथ ही पढ़ लेना है। फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है, हम लोग को इसको भी पढ़ लेना है। और लीनियर इनिक्वालिटीज़ एक्चुअली में हम लोग को एडवांस के लिए सिर्फ लीनियर इनिक्वालिटीज़ ही नहीं पढ़ना है, हम लोग को जितना फंक्शन होता है, जितना फंक्शन वो सबका इनिक्वालिटीज़ पढ़ना है। उसी तरीके का हम लोग को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सारे फंक्शन का इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चंस में आता है कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो वो जब तक हम लोग सारा इक्वेशन सॉल्व करना नहीं जानेंगे सारा फंक्शन का, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 5 चैप्टर को है हम लोग अलग करके नहीं पढ़ सकते। अलग मतलब में 1 बाई 1 ही पढ़ा जाएगा, लेकिन ये एक ही बार में पढ़ा जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर कोई भी जब स्टार्ट करता है सेट, तो सेट्स, रिलेशन फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इनिक्वालिटीज, ये एक्चुअली एनसीईआरटी का है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग को सारा फंक्शन का इनिक्वालिटीज़ पढ़ना है, ऑल फंक्शन इनिक्वालिटीज़ फॉर जेईई एडवांस। एंड हम लोग को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं जानना है, हम लोग को सारा इक्वेशंस को सॉल्व करने आना चाहिए। तो ऑल फंक्शन इक्वेशंस, ये तो एक हुआ। वन मोर थिंग, अगर 12 का देखा जाए तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो यहाँ पे है 12th में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ है, ये 12th में है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को भी यहीं पढ़ लेना है। सिर्फ फंक्शंस 11th में एक बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, मगर ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारा मॉडिफिकेशन भी करने को दिया रहता है कि इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना है, इसलिए इसका एक अलग चैप्टर बना दिया है। ये भी फंक्शन से ही, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जब फंक्शन पढ़ रहे होंगे, ट्रिगोनोमेट्री की बारी आएगी तो उसी समय पढ़ लेना है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में एक इन्वर्स होता है कि फंक्शंस को इन्वर्स कैसे लिखते हैं, करते हैं। कोई फंक्शन जब है तो उसका इन्वर्स होगा। इन्वर्स होने का कुछ नियम है, वो हम लोग देखेंगे चैप्टर में। अगर वो फॉलो करता है तो वो इन्वर्स होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री फॉलो करता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स होता है। तो जैसे ट्रिगोनोमेट्री का एक अलग बड़ा चैप्टर है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए भी बड़ा चैप्टर 12th में दिया हुआ है। मगर जब हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक को यहाँ पर, तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को भी यहीं पे कर लेना है। यानी एनसीईआरटी के अनुसार अगर देखा जाए तो ये और ये चैप्टर, और उसके साथ ये हम लोग को कंप्लीट करना है। तब जो क्वेश्चंस होते हैं जेईई एडवांस के सब मिक्स्ड अप आते हैं, तब वो सॉल्व हो सकते हैं। एक्चुअली में अगर
सेट पढ़ा जाए और डायरेक्ट उसके सॉल्यूशन सेट पे निकालने को कोशिश किया जाए। जो बच्चा इनइक्वालिटीज़ निकालना नहीं जानता है, जो बच्चा इक्वेशन सॉल्व करना नहीं जानता है, वो सॉल्यूशन सेट कभी नहीं निकाल सकता है। ओके, तो पहले हम लोग को इतना करना है। उसके बाद ये परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस और बाइनोमियल थ्योरम्स, इक्वेशन एंड सीरीज, ये तीनों जनरली अलजेब्रा के चैप्टर हैं ये। उसके बाद एक ये प्रोबेबिलिटी, तो अलजेब्रा में चैप्टर कहीं से भी उठाया जा सकता है। अगर जैसे ये बाइनोमियल थ्योरम को भी अगर उठाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसका भी एक वो है सीक्वेंस में बोलता हूँ फॉलो करने के लिए। वो क्या है कि जनरली हम लोग पहले सीक्वेंस एंड सीरीज ही उठाएं, जिसमें हम लोग जान जाएंगे कि सीक्वेंस क्या है, जो कि हम लोग 10th में बच्चा जो पढ़ा भी रहता है उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये सब मालूम रहता है। ये थोड़ा डीप में ज़्यादा पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना है और एडवांस में तो थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना है। तो कोशिश यही रहता है कि पहले सीक्वेंस एंड सीरीज कर लिया जाए, फिर बाइनोमियल थ्योरम किया जाए। पहले बाइनोमियल थ्योरम करो, पहले उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज करो। ये दोनों अलजेब्रा का चैप्टर है। ऐसा नहीं कि हम लोग को मतलब उसी लाइन में फॉलो करना है। आप पहले सीक्वेंस एंड सीरीज बना सकते हैं या बाइनोमियल थ्योरम कुछ भी बना सकते हैं। ये दोनों अलजेब्रा का चैप्टर है। एक और वन मोर थिंग, यहाँ प्रोबेबिलिटी और ये परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस, परमुटेशन कम्बिनेशन दो चीज़ें दोनों एक ही चैप्टर में है, जनरली एक ही चैप्टर में रहता भी है। ये भी अलजेब्रा का है। हम लोग को प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को अलग नहीं हम लोगों को ये प्रोबेबिलिटी और परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन को अलग नहीं पढ़ना है। जब हम लोग परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन तो हम लोग को जब परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस पढ़ेंगे उसके साथ ही प्रोबेबिलिटी पढ़ लेना है। ये जो एनसीईआरटी में सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर इसको फॉलो करेंगे तो दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा कि जब परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस ख़त्म होता है, इसका बहुत सारा चीज़ प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो बहुत लोगों को तो परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस पढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत आता है, समझने में आता है। और इतना गैपिंग करके अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ा जाए इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। तो हम लोग को परमुटेशंस कम्बिनेशंस के साथ ही प्रोबेबिलिटी पढ़ लेना है। वन मोर थिंग, कुछ चैप्टर 11th 12th में दोनों में दिया हुआ है, कुछ इसमें हम लोग को तो दोनों को साथ में तैयारी करना है। तो हम लोग जब परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, यहाँ 12th में भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर दिया हुआ है, हम लोगों को दोनों को साथ में पढ़ लेना है। मीन्स एक्चुअली में कोई भी बुक जनरली कम्पिटिटिव और कंपटीशन के लिए लिया जाए उसमें प्रोबेबिलिटी दोनों अलग नहीं देता है, दोनों एक ही देता है। लेकिन मैं एनसीईआरटी के लिखा हूँ एनसीईआरटी का सिलेबस, तो उसके लिए बता रहा हूँ। परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस और ये प्रोबेबिलिटी दोनों साथ, कोई कम्पिटिटिव बुक में साथ ही में रहेगा तो हम लोग को पहले परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ लेना है। गैपिंग अगर इतना करोगे तो दिक्कत होगा समझने में। उसी प्रकार जो एनसीईआरटी में रिलेशंस एंड फंक्शंस दिया हुआ है सेकंड चैप्टर में, 12th के भी बुक में रिलेशंस एंड फंक्शंस दिया हुआ है। ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। कम्पिटिटिव बुक में साथ ही में दिया रहता है और हम लोग को साथ में करना भी है। ये नहीं कि अभी ये पढ़े फिर ये पढ़ने में बंगे, अब 1 साल बाद 11th में पढ़ लिए 12th में फिर पढ़ेंगे, वैसा नहीं। हम लोग को ये सब साथ में करना है। ये एक सीक्वेंस है फॉलो करने का, तो ही चैप्टर जल्दी समझ आता है। और सबसे बड़ा बात तो ये समझ हम लोग को आने का, क्योंकि हम लोग को कैसे मालूम चला समझ में आया क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। एक्चुअली जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जेईई मेंस या एडवांस के, तो एक चैप्टर से नहीं रहते हैं, ये 4-5 चैप्टर का मिल के तो एक क्वेश्चन बनता है उसका। और जब हम लोग ये नहीं पढ़े रहेंगे तो सॉल्यूशन सेट आ ही नहीं सकता है। ओके, ये सब तो बहुत मेन है, इक्वेशन सॉल्व करना और फंक्शन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक और चीज़, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों अलजेब्रा का चैप्टर है, जो कि 12th में भी दिया हुआ है और ये सब इजी चैप्टर है। तो मैं बोलूँगा कि पहले सीक्वेंस एंड सीरीज बाइनोमियल थ्योरम के बाद ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कर लेने के बाद लास्ट में परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस और प्रोबेबिलिटी किया जाए तो ये कुछ ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये सब इजी चैप्टर है, इसको पहले ही कर लेने में अलजेब्रा में इजी रहता है। एक और चीज़ हम लोग फंक्शंस में मैं भूल गया, जनरली सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है और 11th 12th में तो बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। वो क्या है? वो है ग्राफ। वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट है ये,
क्या लिखूँ, VVI लिख देता हूँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये न क्लास 11th न क्लास 12th में इसको पूछा जाता है, कोई इस पे ध्यान भी नहीं देता, मगर जेई में इसका बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली जो इक्वेशन सॉल्व होते हैं, बहुत सारे इक्वेशन सिर्फ ग्राफ से सॉल्व होते हैं, तो अगर इसको नहीं जानते हैं तो बहुत दिक्कत है। बहुत लोग तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिगोनोमेट्री में दिया हुआ है साइन कोसाइन ये सब का ग्राफ, फिर भी उसको बहुत लोग नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता नहीं है 11th 12th के, लेकिन यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग को ग्राफ भी देखना है, ये एक्चुअली में है नहीं इसमें, 11th 12th में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता है CBSE बोर्ड में। अब क्या बच गया, ये स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शंस, ये दोनों क्या है, कोनिक सेक्शंस में खुद 2-3 चैप्टर है इसके अंदर जो NCERT में नहीं दिया हुआ है, NCERT में बहुत कम दिया हुआ है। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो एक अलग ही बुक ही आता है, NCERT में बहुत कम दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा को एक साथ कर लेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर कोनिक सेक्शंस में पाराबोला आता है, इलिप्स, हाइपरबोला, और जो है हम लोग इसमें करेंगे ये सब एक साथ। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री दोनों अलग होता है। एक्चुअली इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री 11th में बस नाम का दिया हुआ है, एक्चुअली में टोटल 3D ज्योमेट्री हम लोग को पढ़ना है कहाँ, 12th में। ये वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री, तो हम लोग ये वाला कर लेंगे एक साथ, जो अलग अलग दिया हुआ है हम लोग को, ये और ये हम लोग को एक साथ पढ़ लेना है। तो पहले मैं क्या बताया, सबसे पहले हम लोग फंक्शंस, ये वाला पूरा पोर्शन ख़त्म करेंगे, सेट रिलेशन फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये पूरा फंक्शंस का है। उसके बाद हम लोग को अलजेब्रा में आ जाना है। अलजेब्रा में सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्सेस, डिटर्मिनेंट, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस के तुरंत बाद प्रोबेबिलिटी को ख़त्म कर लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद उसके बाद ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पूरा हो जाएगा, ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है, ये भी बहुत बड़ा है दोनों मिल करके। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, 3D ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, बस ये नाम है, टोटली तो है 12th में, ये कर लेना है। ये सब NCERT से तो होगा नहीं, NCERT में तो लेवल नहीं दिया हुआ है जेई एडवांस टाइप का, तो हम लोग को एक बेस्ट बुक में लास्ट में आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद जो चैप्टर बच जाता है, जैसे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये स्टार्ट है यहाँ से कैलकुलस, जो कि 11th में बस लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स दिया है हुआ है। 12th में जो कि कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा कैलकुलस है। कैलकुलस को हम लोग ये फंक्शन ये पढ़ने के बाद यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम पैरेलली चलता है। ये सबसे इसको वो कुछ लेना देना भी नहीं है। लेकिन 11th में पहले परमुटेशन, पहले अलजेब्रा दे दिया गया है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया गया है, तो इसलिए मैं इसको पहले बता दिया। अगर कोई ये पोर्शन ख़त्म करने के बाद भी अगर कैलकुलस उठाता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक्चुअली में ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल ही होगा, क्योंकि फ़िज़िक्स में शुरू में ही जो बेसिक मैथमेटिक टूल्स है उसमें लिमिट्स और यही डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रल दिया हुआ है, तो इसको पैरेलली भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे को इसको लास्ट में रखने का सिर्फ यही मकसद है कि ये पहले अलजेब्रा इसमें दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया हुआ है, तो हम लोग कर सकते हैं। एक्चुअली जो मैं ये ऐसे ऐसे करके जो बांटा हूँ, ये सब एक डिफरेंट है। जैसे मैं पहले बोला, पहले इतना पोर्शन करना है, तो ये सिर्फ इतना पोर्शन ही करना है। यदि अगर आप इसके बाद सोच रहे हैं कि मैं अलजेब्रा ना करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लूँ, दिस पोर्शन कर लूँ, फर्स्ट में दिस पोर्शन करके सेकंड में कर लूँ, तो भी कुछ अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि ये सब उतना लिंक्ड नहीं है। मगर अगर ये सोचें कि सिर्फ इसका एक चैप्टर पढ़ें फिर बाद में दूसरा में स्टार्ट कर देते हैं, तो ये पेंडोरा बॉक्स खोल देगा आपके लिए। हम लोग को ऐसा नहीं करना है, तो ये सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। उसके बाद ये स्टैटिक्स और
लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर बच जाता है, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। जेईई मेंस में लेकिन क्वेश्चंस पूछते हैं स्टैटिस्टिक्स के। मीन मोड मीडियन इसमें दिया हुआ है, मीन मोड मीडियन, ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा, तो ये सब छोटा चैप्टर है, तो हम लोग को इतना कर लेना है। अब हम लोग बुक्स के लिए देख लेते हैं। देखो, ज़्यादातर बच्चे जो क्लास 11th और क्लास 12th में रहते हैं वो लोग कौन से बुक से सॉल्व करते हैं? वो लोग सॉल्व करते हैं या तो RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा। ये दो बुक ज़्यादातर स्कूलों में लोग बच्चे यूज़ करते हैं। बिहार में एक और किताब ज़्यादा फेमस है, लोग यूज करते हैं KC सिन्हा। एक्चुअली में ये सब किताबें क्या जेईई एडवांस के सिलेबस को कवर करती हैं? ये भी नो है। होता क्या है कि ये सब जो किताब हैं ये बोर्ड के बेसिस पे लिखा गया है। बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, CBSE या स्टेट बोर्ड, CBSE स्टेट बोर्ड के बेसिस पे लिखा गया है। और इसमें हल्का हल्का डोजेज डाला गया है, क्या चीज़ का? चम्मच, स्पून से हल्का हल्का बस एंड में डाल दिया गया है। क्या? जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड। तो ये सब किताब से नहीं होने वाला है कुछ, हम लोगों को कुछ स्पेशल किताब लेना पड़ेंगे। उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं डायरेक्ट नाम ही लिख देता हूँ। जैसे एक सिंगेज का आता है, सिंगेज का पूरा सीरीज ही आता है, सिंगेज सीरीज। उसमें 5 किताबें होंगे। वो एक्चुअली में होता क्या है कि वो ये सब चैप्टरों को डिवाइड कर दिया है। सिंगेज में अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद क्या हुआ, कैलकुलस, 3D ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके साथ ये लोग DPP भी देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये एक बेस्ट बुक है। एक और होता है अरिहंत सीरीज का, वो भी लिया जा सकता है। अरिहंत सीरीज में भी ये सब आते हैं, तो वो बेस्ट है। तो ये दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। एक ज़्यादा फेमस अलजेब्रा के लिए एक है, एक हायर अलजेब्रा, है एक हॉल एंड नाइट का, ये भी फेमस किताब है, इसको भी ले सकते हैं अलजेब्रा के लिए। या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम लोग कहें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए SL लोनी का किताब एक ज़्यादा बढ़िया से लिखा गया है। हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंगेज का भी बेस्ट है, अरिहंत सीरीज सबका ठीक है, लेकिन SL लोनी का जो लोग ज़्यादा वो कहते हैं, मुझे तो सबसे तीनों में मैंने तीनों देखा है, मुझे तो सबसे सिंपल और मतलब बेस्ट मुझको अरिहंत का लगा है। इसमें समझाने का ढंग कुछ ज़्यादा अच्छा है अरिहंत में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये SK गोयल के द्वारा लिखा गया है। इसमें समझाया मुझको ज़्यादा अच्छा लगा, इसमें ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है। लेकिन क्वेश्चंस और जेईई टाइप के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंगेज में दिए हुए हैं, तो इसमें से पढ़ करके इसमें से क्वेश्चन करके किया जा सकता है। ये सब तो अलग अलग बुक मतलब हो गए। जैसे हायर अलजेब्रा का मैं बोल दिया, हॉल एंड नाइट का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री SL लोनी, ट्रिगोनोमेट्री के लिए भी SL लोनी का किताब आता है।
ट्रिगोनोमेट्री एसेलोनी। अगर इतना सब अलग अलग किताब नहीं लेना है और इसमें पैसे भी तो लगते हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि डायरेक्ट एक सिंगल सीरीज ही ले लिया जाए, जिसमें 5 किताब रहेगा। ये बेस्ट है, मेंस एडवांस दोनों कवर करेगा। नो रिग्रेट होगा, फिर कोई रिग्रेट नहीं, आँख मूंद करके इसको लिया जा सकता है। तो मैं बोलूँगा डायरेक्ट अगर फॉलो करना हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि सिंगल सीरीज या अरिहंत सीरीज कोई एक सीरीज ले लो, उसके बाद उसको सॉल्व करो बढ़िया से। सपोज मान के चलो सिंगल सीरीज ले लिए, सिंगल सीरीज को लेके जो सब सॉल्व कर लेंगे, तो फिर एक ब्लैक बुक आता है, द ब्लैक बुक कर नाम करके है। इसमें खाली क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो, ज़्यादा नहीं तो अलजेब्रा और कैलकुलस सॉल्व करो, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। लेकिन पहले ये कर लेने के बाद, इसमें ये सिंगल सीरीज ये सब जो किताब है, इसमें चैप्टर को समझाया भी है, समझाने के बाद रेस्पेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसके बाद लास्ट में एमसीक्यूज़ भी हैं, जेई मेन टाइप, जेई एडवांस टाइप सब दिया हुआ है, सॉल्यूशन तक उसका दिया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगा। तो ये बुक ठीक है, ठीक। RS अग्रवाल और RD शर्मा ये सब के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये बस बोर्ड प्रिपरेशन के लिए है। एक्चुअली ये किताब जो छापा गया है बोर्ड के लिए, और उसमें हल्का सा ऐड किया गया है जेई मेन और एडवांस, जो भी वो ये सब किताब स्पेशली यही सब के लिए मतलब प्रिंटेड है, तो एक बार देख सकते हो। मैं एक्चुअली क्या स्टार्ट करने वाला हूँ इसमें से, मैं सोच रहा हूँ मैं 2 पोर्शन को ले करके चलूँ। एक्चुअली में ये जो पोर्शन है, ये सेट जो आता है, सेट आता है अलजेब्रा में ही, और मगर फंक्शंस जो आता है रिलेशन फंक्शंस एक कैलकुलस में आता है, मगर मैंने डिवाइड इसको इस टाइप से किया है, सेट पढ़ेंगे, फिर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये इस टाइप से पढ़ेंगे। तो मैं पहले एक ये पोर्शन सोच रहा हूँ, एक इसको स्टार्ट करूँ, और फिर मैं 3D ज्योमेट्री को भी साथ में स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ये दोनों मैं एक साथ चालू कर रहा हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या फाउंडेशन बैच के, वो यहाँ से डायरेक्ट देखें, और जो टारगेट कर रहे हैं, जिनका कुछ 11-12 में बेस बन चुका है, कुछ सोचे अगर उनको प्रॉब्लम होगा तो वो क्या कहते हैं, सॉरी 3D ज्योमेट्री नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी देख सकते हैं। तो मैं ये पोर्शन चालू करने वाला हूँ, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी। अब टाइम पर निर्भर करता है, जैसे टाइम मिले वैसे मैं अपलोड करते रहूँगा। तो मैं ये 2 पे अभी सोचा हूँ। बीट बुक वाला हुआ, इसको मैं कमेंट में भी लिख दूँ, मतलब वो कर दूँगा, पिन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आँख मूंद करके ये दोनों बुक पर भरोसा किया जा सकता है, जितना मैंने लिखा है। थैंक यू।